हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज की प्रश्नों की जो प्रकृति है वह पूरी तरह से बीपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो आइए अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के मत शेयर करिए। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। पहला बार किए हैं 1934 ईस्वी में और दूसरी बार किए हैं 1939 ईस्वी में। यदि 1934 की बात करें तो जो 1934 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी। और यदि 1939 ईस्वी की बात करें तो जो 1939 ईस्वी की कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे वे त्रिपुरी अधिवेशन में, जब त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा रिजाइन मार दिया गया, उसके बाद शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की। तो देखिए, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है वह 1824 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी। दूसरा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। यदि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो यह हुआ है 1839 ईस्वी, 1839। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 और नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 अर्थात 1780 ईस्वी। अब इसके आधार पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मराठों ने अंग्रेजों का भारत में सर्वाधिक विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड बेलोजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं इन्होंने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को जब बेसिन की संधि हुई थी, तो बेसिन की संधि के अंतर्गत ही 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। यदि हम लोग सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि के अंतर्गत अन्य जो क्षेत्र थे जैसे हैदराबाद, इसके अलावा हैदराबाद के साथ साथ मैसूर, तंजौर, ये सब अन्य प्रांत थे जिनका कि सहायक संधि के अंतर्गत स्वीकार किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से सभी। क्योंकि पहला है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, यह भी सही है। और तीसरा कि भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था, यह भी सही है। दादा भाई नौरोजी का जो अपवाह सिद्धांत है, इस अपवाह सिद्धांत की चर्चा दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्टिकल इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में किए थे। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नाम से एक पुस्तक की रचना किए थे लाला लाजपत राय। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक जो आर्टिकल लिखे थे, उस आर्टिकल की जो लेखक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक बुक किसने लिखा, यदि बुक की बात करें तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है? पहला कि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, यह गलत है। दूसरा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, यह भी गलत है। तीसरा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, बिल्कुल सही। चौथा कि यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, यह गलत है। देखिए तीसरा नंबर जो ऑप्शन सी है वह इस कारण सही है क्योंकि 1857 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, लेकिन 1857 ईस्वी के बाद यदि 1858 ईस्वी में देखें तो जैसे ही भारत में 1857 ईस्वी का विद्रोह समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद 1858 ईस्वी से भारत में कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और कंपनी का शासन के स्थान पर डायरेक्ट जो भारत में शासन था वो क्राउन के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, अर्थात क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया था। तो इस कारण जो ऑप्शन नंबर सी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सन्यासी विद्रोह 1894 ईस्वी में नहीं बल्कि 1760 ईस्वी के दशक में भारत में सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को रिमूव करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? अर्थात भारतीय जागृति का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, जिसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, को लागू किया था। लेकिन यदि इसे रद्द करने की बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। तो आप लोग इसे दोनों याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो देखिए स्वदेशी के जो समर्थक थे, पहला अरविंदो घोष, बिल्कुल सही। दूसरा फिरोज शाह मेहता, यह भी सही है। तीसरा दादा भाई नौरोजी, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को संगठित किया गया था वीर सावरकर द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान निम्न में से किसने आकर्षित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजकुमार शुक्ल ने। यह प्रश्न बीपीएससी में पूर्व में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखिए जो महात्मा गांधी है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो जो 1924 ईस्वी में अध्यक्षता हुआ था वह बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बेलगांव कर्नाटक 1924 ईस्वी की बेलगांव में, जो कि 1924 ईस्वी में कांग्रेस की जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जो फरेजी आंदोलन है इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में, सर्वप्रथम बंगाल क्षेत्र में हुई थी। 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा फरेजी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? साइमन गो बैक का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूसुफ मेहर अली द्वारा। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफार खान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता
इनके छत्र छाया में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो देखिए जो 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी गठित की गई थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना था। या पूर्व में यह प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो इस कारण यह प्रश्न बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ किया गया था? तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो जो बेबल योजना है वह 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेबल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन निम्न में से किस स्कॉलर का है? तो देखिए यह जो कथन है वह लॉर्ड एटली द्वारा दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन लॉर्ड एटली द्वारा दिया गया है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, अर्थात कौन से गलत कथन है उनका हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला कि भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 ईस्वी में लागू हुआ, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यह गलत है क्योंकि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था वह 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। तीसरा कि मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, यह बिल्कुल सही है। यही कारण है कि इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चलिए तीसरा नंबर है कि इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? पहला भक्ति, यह गलत है। दूसरा मूर्ति पूजा और यज्ञ, यह भी गलत है क्योंकि प्राचीन समय में अर्थात तो पूर्व वैदिक जो पीरियड था उस समय में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है प्रकृति पूजा और यज्ञ, बिल्कुल सही। चौथा प्रकृति पूजा और भक्ति, देखिए यदि सिर्फ प्रकृति पूजा रहता तो इसका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें ऑप्शन और ऐड कर दिया है भक्ति, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? अर्थात जो प्रश्न है वो कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का चित्रण किस शासक के सिक्कों पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कनिष्क ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्र को चित्रित किया है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तर मेरूर अभिलेख से, जो चोलकालीन अभिलेख था उनमें जो वर्णित मिलता है कि ग्राम प्रशासन के बहुत से ग्राम प्रशासन का वर्णन चोलकालीन उत्तर मेरूर अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, दूसरा है व्यवहार निर्माण देवन भट्ट, तो बी नंबर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, अर्थात निम्न में से कौन सा युग्म है वह सही है? पहला कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, यह बिल्कुल सही है। दूसरा व्यवहार निर्माण देवन भट्ट, यह गलत है। सी श्री बोधनी
वरदराज, यह भी गलत है। और चौथा कि स्मृति चंद्रिका कालिदास, यह भी गलत है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो मिताक्षरा है वह विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे वो किन किन क्षेत्रों में ये मठ स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो जो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी है वह गुलबर्गा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ शासक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस शासक से संबंधित भवन दिया हुआ है। तो यदि हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इल्तुतमिश, तो जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया गया था। तो बी का हो जाएगा 4। देखिए ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है बलबन, तो बलबन की यदि बात करें तो बलबन द्वारा मुख्य रूप से किलोखरी का निर्माण किया गया था। तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और डी अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिरी फोर्ट का किला का निर्माण किया गया था। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग मुख्य रूप से 2 स्कॉलर द्वारा कहा गया है। पहला है ए.एल. श्रीवास्तव, और ए.एल. श्रीवास्तव के अतिरिक्त जो दूसरा है वह है श्रीनिवास शर्मा। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर द्वारा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, यह गलत है। दूसरा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? पहला कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, यह बिल्कुल सही है क्योंकि जो के.एम. मुंशी थे वह प्रारूप समिति के सदस्य थे। दूसरा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, यह भी सही है। तीसरा कि बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 ईस्वी में पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, यह भी सही है। और चौथा कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यह गलत है क्योंकि जो मूल अधिकार का संरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक माना गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है, अर्थात संपूर्ण राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात संपूर्ण राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। और यदि संक्षिप्त राष्ट्रगान की बात करें, यदि संक्षिप्त समय की बात करें तो संक्षिप्त राष्ट्रगान को 20 सेकंड में गाया जाने का प्रावधान है। तो इस कारण आप इसे भी याद रखें कि संक्षिप्त राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। और यदि प्रश्न आता है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने समय में किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया हुआ है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 में यह मंत्रिमंडल शब्द का अर्थात कैबिनेट शब्द का प्रावधान किया हुआ है। और यदि 356 की बात करें तो यदि 352 की बात करें तो जो 352 नंबर आर्टिकल है वह आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल। और 352 नंबर आर्टिकल भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, अर्थात किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच के विधायी शक्तियों का वर्णन किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें दिया हुआ है राज्य निर्माण की तिथि,
ए में है हरियाणा 1 नवंबर 1966, यह सही है। दूसरा है मिजोरम 25 जून 1986। तो देखिए यहाँ मिजोरम 25 जून 1986 यह गलत है, बल्कि मिजोरम का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है 20 फरवरी 1987। तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट है तेलंगाना 15 अगस्त 2014। तो जो तेलंगाना है वह 15 अगस्त 2014 नहीं, बल्कि तेलंगाना का निर्माण किया गया था 2 जून 2014 ईस्वी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000। यह भी गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है 1 नवंबर 2000 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हरियाणा का निर्माण किया गया है 1 नवंबर 1966। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21, जो कि मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद 21 इसके अंतर्गत व्यक्तियों की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निम्न में से किसमें प्रतिष्ठापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 4, ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है, इसके अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 38, ये भी आप लोग याद रखिए, अनुच्छेद 38 में मुख्य रूप से राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का चर्चा किया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? अर्थात भारत के संविधान के निम्न में से कौन एक संघीय विशेषता नहीं है? पहला, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यह संघीय विशेषता है। दूसरा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी संघीय विशेषता है। तीसरा, एक हरी नागरिकता। तो देखिए जो एक हरी नागरिकता है वह संघीय विशेषता नहीं, बल्कि एक एकीकृत प्रावधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एकीकृत प्रावधान है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघीय विशेषता का प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, एक हरी नागरिकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो देखिए जो शून्यकाल है वह इंडियन ओरिजिन है, अर्थात भारत की संसदीय परंपरा द्वारा ही विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्न में से किनको प्राप्त है? तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को प्रदान सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शन के आधार पर आप आंसर को सिलेक्ट करिए। पहला यदि हम लोग बात करें राष्ट्रपति द्वारा स्वाविवेक से, तो यह गलत हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा स्वाविवेक से, यह भी गलत हो गया। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वाविवेक से, यह भी गलत हो गया। अर्थात डी नंबर ऑप्शन कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला नंबर है कि लोकसभा से 11 सदस्य और राज्यसभा से 5 सदस्य, टोटल 16 सदस्य। यह पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से यदि लोकसभा की बात करें तो 15, और यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, अर्थात 15 + 7 बराबर टोटल 22 सदस्य हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य विधान परिषद के विषय में निम्न में से क्या सही है? पहला कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह सही है। दूसरा कि यह एक अस्थायी सदन है। 1 मिनट देखिए, अब आपको पूरा ऑप्शन भी दिखेगा। पहला नंबर कह रहा है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, यह गलत है। बी कि यह एक अस्थायी सदन है, यह सही है। दूसरा कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। चौथा कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं।
तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/6 सदस्य नहीं निर्वाचित होते हैं, यह गलत है। और पांचवा कि 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, यह भी गलत है। छठा, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह सही है। और सातवां कि उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, देखिए यह गलत है, उपराज्यपाल सदन का सभापति नहीं होता, क्योंकि उपराज्यपाल का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और आठवां कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को, देखिए यहाँ से साइंस का प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, तो 53 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी से यदि किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजना है तो उसके लिए जो पृथ्वी का पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होना चाहिए। तो इस कारण यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम यदि कोई वस्तु गति करती है कम वेग में, तो वह वापस पृथ्वी की ओर ही लौट जाएगी। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही है। सी नंबर कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत है। डी नंबर कि आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। पहला, ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, तो पहला नंबर सही है। दूसरा, उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, यह भी सही है। तीसरा, एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा पसीना अधिक तीव्र गति से वाष्पित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो यदि पहला है कि पतली झिल्लिकाओं द्वारा व्यतिकरण के कारण, यह गलत है। बी, सूर्य के प्रकाश के मुड़ने के कारण, यह भी गलत है। सी, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, यह सही है। और चौथा कि सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण, यह गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि, पहला, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है, यह सही है। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रति लोमानुपाती होते हैं, यह गलत है। वे भी स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, यह भी गलत है। कम वोल्टेज विद्युत विसर्जन प्रारंभ कर देता है, यह भी गलत है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग पर विचार करिए। एक तरफ वैज्ञानिक नियम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस नियम को के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो पहला कि डॉपलर प्रभाव तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन की बात करता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि रमन प्रभाव विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, यह भी सही है। और तीसरा, गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच संबंध को व्यक्त करता है बॉयल का नियम, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए, जो परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम है वह अफबाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल में उपस्थित क्लोरीन के कारण जल जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही
क्रम अनुसार सही अनुक्रम व्यक्त करें, अर्थात सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा होगा। पहला, इस्पात पारा सोना, यह गलत है। बी, सोना पारा इस्पात, यह सही है। इस्पात सोना पारा, सोना इस्पात पारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सोना पारा इस्पात, यह सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यदि हम लोग सोना की घनत्व की बात करें तो गोल्ड का जो घनत्व है वह है 19.3। इसी प्रकार जो पारा है, पारा का घनत्व है 13.6 और इस्पात है तो इस्पात का घनत्व है, एक मिनट, और इस्पात का घनत्व है मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोग इसे दोनों को याद रखिए। सोना का घनत्व 19.3, पारा का घनत्व है 13.6। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, अर्थात जो पॉलीथीन की थैली है और निम्न में से किससे बनी होती है जिसके कारण कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जो पॉलीथीन की थैली है पॉलीमर बहुलक से बनती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों को सुमेलित कीजिए तथा सुमेलित कथनों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो यदि सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो देखिए, जो सिलिकॉन कार्बाइड है एक प्रकार का कृत्रिम हीरा है, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कार्बन तंतु, तो कार्बन तंतु की सहायता से वायुयान का निर्माण किया जाता है, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जो डाइक्लोरोडाइफेनॉल मीथेन है वह एक प्रकार का प्रशीतक का उदाहरण है, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट है, शहतूत शाल निम्न में से किसकी सहायता से बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चीरों के बालों से। नेक्स्ट है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कब किया गया। तो देखिए, जो मानव जीनोम है उसका अनुक्रमण सफलतापूर्वक वर्ष 2003 ईस्वी में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीत रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कि यह पित्ताशय में एकत्रित होता है, यह गलत है। एक मिनट, पीत रस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला कि यह पित्ताशय में एकत्रित होता है, यह सही है। और जो पीत रस की बात करें तो पीत रस का निर्माण होता है यकृत में, यह भी आप लोग याद रखिएगा। पीत रस का निर्माण होता है यकृत में और पीत रस है उसका जो जमा होता है वह पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट, इसमें उपस्थित लवण वसा का पाइसीकरण करते हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कि इसमें उपस्थित लवण वसा का पाइसीकरण करते हैं, यह सही है। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो देखिए, जो रक्त के संचालन में लिम्फोसाइट मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है। तो जो मानव शरीर है उसका अधिकतम भार जल का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है क्योंकि मछली में होते हैं। देखिए, मछली एक प्रकार का बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में पाए जाते हैं, तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पेशी दुष्पोषण। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक निम्न में से कौन सा है। तो चाय की पत्तियों में कैफीन विद्यमान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त भाग परागकोश होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कौन सा युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। पहला,
बारबीट्यूरिक एसिड शाकनाशी, यह गलत है। क्लोराम्फेनिकॉल प्रतिजैविकी, यह सही है। नेक्स्ट है मॉर्फिन दर्द निवारक, यह भी सही है। नेक्स्ट है क्विनिन मलेरिया रोधी, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना निम्न में से क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया अवसादन के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लवमान जीन, जिसे कि जंपिंग जीन भी कहते हैं, के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो प्लवमान जीन का प्रतिपादन बारबरा मैलिकटॉक द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ केवल एक क्रोमोसोम जो कि एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका इसका भस्मीकरण की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, देखिए 83, 84, 85 यहाँ से लेकर मैथ का 10 प्रश्न है, तो मैथ का 10 प्रश्न को मैं स्किप कर दे रहा हूँ और इसका मैं प्रश्न टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 93 नंबर प्रश्न से ज्योग्राफी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो 93 नंबर का जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सबसे उत्तर में होगा माउंट काराकोरम, उसके बाद होगा लद्दाख श्रेणी, उसके बाद होगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद होगा माउंट एवरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा प्रश्न सेक्शन सही सुमेलित नहीं है? पहला नंबर हम लोग बात करते हैं सन्निकट्टा कर्नाटक में है, यह सही है। नेक्स्ट है धरसाना, यह गुजरात में है, यह भी सही है। नेक्स्ट है डिडवाना, देखिए डिडवाना गुजरात में नहीं बल्कि जो डिडवाना है वह भारत के राजस्थान प्रांत में स्थित है, अर्थात राजस्थान राज्य में डिडवाना स्थित है। यह एक प्रकार का झील है, तो डिडवाना झील राजस्थान में है। और नेक्स्ट है डेगाना, यह राजस्थान, अर्थात ए, बी और डी ऑप्शन नंबर तीनों सही है, बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो डिडवाना है वह गुजरात में नहीं बल्कि डिडवाना झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए, अर्थात एक तरफ नदी और दूसरी तरफ उस नदी से संबंधित उसका उद्गम क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसके आधार पर सही आंसर को सिलेक्ट करना है। देखिए यदि सिंधु नदी की बात करें तो जो सिंधु नदी है इसका उत्पत्ति हुआ है बोखरचू झील से, तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सतलज, तो सतलज की उत्पत्ति हुई है राकसताल झील से, तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है झेलम, झेलम नदी का उत्पत्ति हुई है बेरीनाग झील से, तो 3 का हो जाएगा ए। और नेक्स्ट है रामगंगा, रामगंगा की उत्पत्ति होती है गढ़वाल की पहाड़ियाँ से, तो 4 का हो जाएगा बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात DCAB। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में सत्य है? यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में सत्य है? पहला कि राजकोषीय घाटा बजट वर्ष में सरकार की ऋण सीमा को दर्शाता है, यह सही है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह भी सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% अनुमानित है, तो यदि 6.4% की बात करें तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि GDP का 6.4% नहीं बल्कि 5.9% अनुमानित है, तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए एवं बी सही है। नेक्स्ट है IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो IMD के अनुसार भारत में जो सामान्य वर्षा होती है वह 88 सेंटीमीटर सामान्य वर्षा भारत में होती है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो दंडकारण्य का पठार है वह छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश, यह तीनों क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बिहार में पायराइट निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो जो बिहार में पायराइट है वह रोहतास जिले में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नीचे की ओर मध्य में उभार वाला और नीचे भारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले कृषि जलवायविक क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सत्य विकल्प का चयन करिए। एक तरफ दिया हुआ शोधकर्ता, दूसरे तरफ दिया हुआ भारत में मानसून के संबंध में सिद्धांत। तो देखिए, यदि हम लोग हैली की बात करें तो जो हैली है वह भूमि और समुद्री समीर की बात करते हैं, तो ए का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है फलोन, तो यदि फलोन की बात करें तो फलोन के द्वारा ITCZ का सिद्धांत दिया गया था, तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कोटेश्वरम, तो कोटेश्वरम है वह तिब्बत के पठार का गर्म होने का सिद्धांत देते हैं, तो सी का हो जाएगा 2। और नेक्स्ट है एम्प्टी इन, तो एम्प्टी इन के द्वारा पश्चिमी जेट धारा की भूमिका की चर्चा की गई है, तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर द्विध्रुव अर्थात IOD के सकारात्मक चरण से। देखिए, यदि हिंद महासागर द्विध्रुव की बात करें तो हिंद महासागर द्विध्रुव से संबंधित 68 का जो मेंस हुआ था, 68 BPSC मेंस में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है पेपर 2 में। चलिए, लेकिन यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो टेस्ट सीरीज है उसमें पूछा गया है कि हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, युवाला का निर्माण किस कर्ता के द्वारा किया जाता है? अर्थात जो युवाला है वह किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? किससे निर्मित एक स्थलाकृति है युवाला? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जल से निर्मित एक स्थलाकृति है युवाला। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए पहला बात करते हैं, बहुत छोटी भूज होते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट है, कृषि ऋण की प्रचुर आपूर्ति, तो जो बिहार में कृषि ऋण की प्रचुर आपूर्ति नहीं की जा रही थी, तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि यंत्रीकरण का निम्न स्तर, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में 1 से अधिक। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित है? यदि पहला की बात करें, अलकनंदा एवं पिंडर मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण करते हैं, यह गलत है, क्योंकि अलकनंदा और पिंडर मिलकर रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कर्णप्रयाग का निर्माण करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर कर्णप्रयाग नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, अलकनंदा और धौलीगंगा, यदि अलकनंदा और धौलीगंगा मिलकर विष्णुप्रयाग का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और गंगा नंदप्रयाग, तो जो अलकनंदा और गंगा है वह नंदप्रयाग का निर्माण नहीं, यदि यहाँ गंगा के स्थान पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर नंदप्रयाग का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरे तरफ उससे संबंधित स्थान दिया हुआ है। देखिए, पहला है गोमती नदी, इसका स्थान, देखिए प्रश्न है कि गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है? अर्थात यहाँ प्रश्न है, निम्न में से गंगा की सहायक नदियां दिया हुआ है, अर्थात जो गोमती, गंडक और घाघरा, ये तीनों है गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा में ये जो उनकी सहायक नदियां किस स्थान पर मिलती हैं, तो उस संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, पहला है गोमती, तो गोमती है वह कन्नौज में नहीं बल्कि यह गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया। नेक्स्ट है गंडक, यदि गंडक की बात करें तो जो गंडक है वह गाजीपुर नहीं बल्कि गंडक हाजीपुर में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट है घाघरा छपरा, तो जो घाघरा है वह छपरा में मिलता है, यह सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात घाघरा छपरा।
नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला, यहाँ से देखिए 108 नंबर प्रश्न से करंट अफेयर्स प्रारंभ हो गया है। 108 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में बाल लिंगा अनुपात में गिरावट का एक प्रमुख कारण है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कन्या भ्रूण हत्या भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, कि यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो स्वदेशी दूरसंचार अनुसंधान और विकास के लिए मसाल वाहक के रूप में कार्य करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों और दूरसंचार क्षेत्रों के उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्यों के साथ इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा पहला है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। देखिए, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, तो यह भी गलत हो गया, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है। यदि फिलिप्स वक्र की बात करें तो जो फिलिप्स वक्र है वह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रावधान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, तो कृषि ऋण में वाणिज्यिक श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं, तो यदि अल्पाधिकार की बात करें तो अल्पाधिकार का अर्थ होता है बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 3 LVM-4 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान 3 है वह किस तिथि को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो चंद्रयान 3 है वह 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया, तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजीत कुमार महंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किस बैंक के द्वारा की जाएगी, तो जो शहरी अवसंरचना विकास निधि है उसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत की जाएगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, तो राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर, कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 तक 952 होने का अनुमान है, यह सही है। दूसरा, कि 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यदि साक्षरता दर सर्वाधिक सबसे कम की बात करें तो वह बिहार है। मात्र बिहार में 61.8% लोग ही साक्षर हैं, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक कांस्य पदक जीता है। भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात भारत ने जर्मनी को हराकर
कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 ईस्वी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। तो आईपीसीसी का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? यदि आईपीसीसी का मुख्यालय की बात करें तो आईपीसीसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 124 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बिहार के जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.5% है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 19.3%। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र की बिहार में हिस्सेदारी है 61.2% और द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 19.5%। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 329 किलोवाट प्रति घंटा बिजली की खपत बिहार में की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 329 किलोवाट प्रति आवर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4478.97 करोड़ के राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह जो 4478.97 करोड़ रुपया है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 0.52% है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न है, बिहार औद्योगिक निवेश वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ए, 5000 तक प्रति माह प्रति कर्मचारी अनुदान दिया जाएगा, यह सही है। बी, ₹2 प्रति यूनिट बिजली का अनुदान दिया जाएगा, यह भी सही है। सी, प्लांट एवं मशीनरी लागत पर 15% का अनुदान दिया जाएगा, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की एक नई नस्ल सबौर कुंबर की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धान की। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक सिंचाई योजना के तहत सामूहिक नलकूप लगाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? तो इसके अंतर्गत किसानों को 70% का अनुदान दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में पहाड़ों पर आग से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा दस्ता को तैनात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अग्नि निगरानी दस्ता। नेक्स्ट 132 नंबर प्रश्न है, AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसे कि BPRD संक्षिप्त में कहते हैं। तो यह जो कवच 2023 है वह BPRD प्लस AICTE द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तो कवच 2023 का शुभारंभ किया गया BPRD प्लस AICTE के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रखंड में दिन भर दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए होल डे मिल्क बूथ स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बिहार के सभी प्रखंडों में। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न है, किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? अर्थात जो UIDAI है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो देखिए, जो UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन को कितने उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इस योजना के अंतर्गत टोटल 36 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, अर्थात 36 उपग्रहों को
एक साथ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न है, टाइगर शार्क 40 अभ्यास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कि चट्टोग्राम में बीएनएस निर्विक में अभ्यास टाइगर शार्क 40 आयोजित हुआ, यह सही है। दूसरा कि यह एक संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना का अभ्यास है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है। तो देखिए, यदि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका निर्माण पुणे में किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुणे। जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, जनगणना फॉर्म के केवल 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा, यह गलत है। दूसरा कि यह जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल जनगणना होगी। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। यदि सही रहेगा तो ऑप्शन नंबर 1 की जनगणना फॉर्म में केवल 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 कि यह जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल जनगणना होगी, वह गलत है, क्योंकि यह जनगणना भारत की दूसरी नहीं बल्कि यह जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 160 देशों के लिए आधुनिक गुलामी का राष्ट्रीय अनुमान व्यक्त करता है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि भारत में 8 की व्यापकता है, अर्थात प्रति 1000 लोगों पर आधुनिक दास्ता में रहने वाली जनसंख्या का अनुमानित अनुपात 8 है, तो दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट सही है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न 141 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका रूट क्या है। अर्थात जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, उसका रूट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो रूट है वह सेबरी से नहावा सेवा के बीच चलेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संयुक्त अरब अमीरात करेगा। और एक बात और इसमें ध्यान देने की बात है कि यह जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है वह IUCN के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 143 नंबर, भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा की है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 ईस्वी तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वर्ष 2025। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है के रचयिता निम्न में से कौन है। तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न है, पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अंग्रेजी कंपनियों द्वारा पटना में स्थित डेनिस फैक्ट्री पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की। देखिए, यदि बिहार में द्वैध शासन प्रणाली की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा बिहार में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है। तो कोसी नदी है और 7 धारा से मिलकर बनती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो यदि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी की बात करें तो वह है बूढ़ी गंडक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। यह जो प्रश्न है वह इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के संबंध में दिया हुआ है। कथन 1 है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, तो जो यह कथन है वह सही है। दूसरा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सेवा में निर्यात
23.5% की वृद्धि हुई है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।